फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है पर्रो है शीर्षस्थ विभज्योतक सूट एपिकल मेरिस्टेम। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पादप शरीर में दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं। नंबर 1 विभज्योतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और नंबर 2 स्थायी उत्तक परमानेंट टिश्यू। विभज्योतक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में बारंबार विभाजन की क्षमता पाई जाती है, जबकि स्थायी उत्तक के निर्माण में भाग लेने वाली कोशिकाओं में विभाजन की क्षमता स्थायी या अस्थायी रूप से समाप्त हो जाती है। आज के टॉपिक में हम सूट एपिकल मेरिस्टेम के ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो एंजियोस्पर्म पादपों की जड़ों, तनों और उनकी शाखाओं के शीर्ष भाग पर पाए जाते हैं और इनके शीर्ष भागों को वृद्धि बिंदु भी कहा जाता है। शीर्ष भागों पर स्थित शीर्षस्थ विभज्योतक के विभाजन के परिणाम स्वरूप पादप शरीर की लंबाई में वृद्धि होती है तथा पादप अक्ष, जिसमें मूल और स्तंभ को शामिल किया जाता है, उसका प्राथमिक शरीर बनता है। डायग्राम के माध्यम से हम देख सकते हैं, ये पूरा जो डायग्राम है वो एक सूट या पर्रोह का है। इसमें देखिए नोड, इंटरनोड और ये एक पूरी ब्रांच है। इस ब्रांच के ऊपर लीव्स लगी हुई है। इसका जो शीर्ष भाग है वो एपिकल बड कहलाता है। एपिकल बड की स्ट्रक्चर को यदि अपन डिटेल से देखें तो ये देखिए एपिकल बड की एक पूरी डिटेल स्ट्रक्चर है, जिसमें ये वाली स्ट्रक्चर यंग लीव्स है, इधर भी ये यंग लीव्स है। इनके बीच में ये वाला जो पार्ट है वो कहलाता है एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ देखिए एपिकल, आप डायग्राम के माध्यम से देख सकते हैं, ये वाला पोर्शन है एपिकल मेरिस्टेम। तो एपिकल मेरिस्टेम या शीर्षस्थ विभज्योतक के संरचनात्मक संगठन और कार्य के बारे में विभिन्न विचारधाराएं और सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं। ये जो सिद्धांत है वो पर्रोह शीर्ष और मूल शीर्ष के बारे में भिन्न भिन्न है। पर्रोह शिकाग्र का संगठन जो है, पर्रोह का जो शीर्षस्थ विभज्योतक है वो पर्रोह के अग्रस्थ भाग पर होता है और यह जो तरुण लीफ प्रिमोर्डिया होते हैं उनके ठीक ऊपर स्थित होता है। इस क्षेत्र में कोशिका विभाजन तथा वृद्धि के फलस्वरूप पर्रोह का प्राथमिक संगठन होता है। पर्रोह शीर्षस्थ विभज्योतक या सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में 7 सिद्धांत या विचारधाराएं प्रचलित है, जो निम्न प्रकार है। नंबर 1 शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत एपिकल सेल थ्योरी। नंबर 2 उत्तक जनवाद हिस्टोजन थ्योरी। नंबर 3 ट्यूनिका कार्पस सिद्धांत। नंबर 4 उत्तक जन परत सिद्धांत हिस्टोजेनिक लेयर थ्योरी। नंबर 5 मेंटल कोरवाद। नंबर 6 फ्रेंच स्कूल मत। नंबर 7 न्यूमैन का सिद्धांत। सबसे पहले हम देखेंगे शीर्षस्थ कोशिका सिद्धांत एपिकल सेल थ्योरी। देखिए, एपिकल सेल थ्योरी जो है उसका प्रतिपादन हॉफमिस्टर द्वारा 1857 में किया गया, लेकिन इसका विस्तृत वर्णन नागेली नामक वैज्ञानिक द्वारा 1878 में प्रस्तुत किया गया। नागेली ने विभाजनशील कोशिकाओं को मेरिस्टेम कहा तथा ये स्थापित किया कि स्तंभ का शीर्ष भाग केवल एक विभाजनशील कोशिका से निर्मित होता है। डायग्राम में आप देख सकते हैं, ये वाला डायग्राम एपिकल सेल थ्योरी का डायग्राम है। इसमें बताया गया कि सूट एपिकल मेरिस्टेम है या सूट का जो अपेक्स भाग है वो केवल एक विभाजनशील कोशिका से निर्मित होता है और इस विभाजनशील कोशिका को एपिकल सेल कहा जाता है और इसी कोशिका में लगातार विभाजन और विभेदन से संपूर्ण पादप शरीर का निर्माण होता है। और इस मत के अनुसार एंजियोस्पर्म पादपों के स्तंभ का जो शीर्ष भाग है
वो केवल एक कोशिका का बना हुआ होता है। और इस एक कोशिका में बारंबार विभाजन से जो नई कोशिकाएं बनती है, उन्हीं नई कोशिकाओं से विभिन्न प्रकार के ऊतकों का निर्माण होता है। लेकिन यह सिद्धांत कुछ शैवालों, ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स के शरीर परिवर्धन को ठीक प्रकार से समझाता है। एंजियोस्पर्म के सूट एपिकल मेरिस्टेम के बारे में ये सिद्धांत मान्य नहीं है। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि एपिकल सेल थ्योरी जो है वो केवल कुछ शैवालों, ब्रायोफाइट्स और कुछ टेरिडोफाइट्स के पादप शरीर के परिवर्धन को ही समझा पाने में सक्षम है। एंजियोस्पर्म का जो सूट एपिकल मेरिस्टेम है उसके संगठन को ये समझाने में सक्षम नहीं है, उसके लिए इसको एम मान्य माना जाता है। दूसरा सिद्धांत है उत्तक जनवाद या हिस्टोजन सिद्धांत। हम इस डायग्राम के माध्यम से उत्तक जनवाद या हिस्टोजन सिद्धांत को समझ सकते हैं। हिस्टोजन थ्योरी का जो है उसका प्रतिपादन हेंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने किया। हिस्टोजन थ्योरी मूल और स्तंभ दोनों के शीर्ष संगठन को समझाने में सक्षम है, या दोनों के शीर्ष एपिकल मेरिस्टेम को समझाती है। इस सिद्धांत के अनुसार मूल और तने का जो शीर्षस्थ भाग है उसमें 3 स्तरीय क्षेत्र पाए जाते हैं, और यही 3 स्तर विभिन्न प्रकार के उत्तक तंत्रों को जन्म देते हैं। इसी कारण इन 3 स्तरों या क्षेत्रों को उत्तक जन, हिस्टोजन्स अथवा उत्तक निर्माता, टिश्यू बिल्डर्स कहा जाता है। स्तंभ के शीर्ष में पाई जाने वाली ये 3 परतें निम्नलिखित है। सबसे बाहर वाली परत को कहा जाता है डर्मेटोजन। ये देखिए डर्मेटोजन, यहाँ पे 3 परतें हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। सबसे बाहर वाली जो परत है इस परत को कहा जाता है डर्मेटोजन अथवा त्वचाजन। यह परत अधिचर्म को जन्म देती है या स्तंभ की अधिचर्म का निर्माण करती है, इसी कारण इसको त्वचाजन या डर्मेटोजन कहा जाता है। यह परत कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत होती है। यह एक पंक्तिक मोटी होती है। ये जो डर्मेटोजन है वो एक पंक्ति कोशिकाओं की केवल एक परत से बनी होती है। इस परत में जो कोशिकाएं होती है उन कोशिकाओं में अपनतिक या एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप एक स्तरीय एपिडर्मिस या बाह्य त्वचा बनती है। दूसरी जो परत है उसको बोलते हैं वल्कुटजन या पेरीब्लेम। नंबर 2 वाली परत आप देख सकते हैं, इसको कहा जाता है वल्कुटजन या पेरीब्लेम। ये वाली परत जो है वो है पेरीब्लेम या वल्कुटजन। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार वह परत जो वल्कुट को जन्म देती है या वल्कुट का निर्माण करती है उसको कहा जाता है वल्कुट या पेरीब्लेम। वल्कुट जन त्वचा जन के ठीक भीतर पाया जाता है। जैसा कि अभी अपन ने देखा, ये वाला पार्ट है त्वचा जन और ये वाला पार्ट है वल्कुट जन। ये वाला पार्ट है त्वचा जन और इसके जस्ट अंदर की तरफ ये वाला भाग है वल्कुट जन, यानी डर्मेटोजन, और डर्मेटोजन के अंदर की तरफ पेरीब्लेम या वल्कुटजन पाया जाता है। इसमें देखिए शीर्ष भाग पर, इस वाले भाग की यदि बात करें अपन, तो इस वाले भाग पर पेरीब्लेम केवल एक कोशिकीय मोटा होता है, लेकिन नीचे यहाँ की तरफ यह बहुस्तरीय हो जाता है। ऊपर की तरफ वल्कुटजन या पेरीब्लेम जो है वो कोशिकाओं की केवल एक परत का बना होता है या एक स्तरीय होता है, नीचे की तरफ ये बहुस्तरीय होता जाता है। पेरीब्लेम में विभाजन और विभेदन के परिणाम स्वरूप हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का परिवर्धन होता है, और ये तीनों उत्तक मिलकर ग्राउंड टिश्यू या भरण उत्तक तंत्र कहलाते हैं। तो एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। दूसरी जो परत है उसको कहा जाता है पेरीब्लेम या वल्कुटजन। ये है डर्मेटोजन के जस्ट, ये बाहर वाली डर्मेटोजन है, डर्मेटोजन के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है।
पेरिब्लेम या वल्कुट जन है वो ऊपर की ओर इस जगह केवल एक स्तरीय होती है और नीचे की ओर ये बहुस्तरीय होती है। अब इसका कार्य क्या होता है? पेरिब्लेम या वल्कुट जन की कोशिकाओं में विभाजन और विभेदन के फलस्वरूप हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और एंडोडर्मिस का परिवर्धन होता है। तीसरी जो परत या तीसरी जो स्तर है उसको बोलते हैं रंभजन या प्लीरोम। ये देखिए, तीसरी जो परत है ये कहलाती है रंभजन या प्लीरोम। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है, यह परत रंभ को जन्म देती है, जिसमें परिरंभ, संवहन ऊतक और मज्जा को सम्मिलित किया जाता है। अर्थात पादप में परिरंभ, संवहन ऊतकों और मज्जा को जन्म देने वाले ऊतकजन या हिस्टोजन को कहा जाता है रंभजन या प्लीरोम। यह ऊतक वल्कुट जन के भीतर या पेरिब्लेम के भीतर पाया जाता है और पर्रोह शीर्ष के मध्य भाग में स्थित होता है। और यह प्राथमिक सेवन प्राइमरी वेस्कुलर टिश्यूज, पेरिसाइकिल, मेडुलरी रेज या मज्जा रश्मियों तथा मज्जा का परिवर्धन करता है। और ये सभी भाग मिलकर संवहन ऊतक तंत्र या वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम बनाते हैं। इस प्रकार हिस्टोजन थ्योरी के अनुसार स्तंभ का जो शीर्षस्थ द्विभुजोतक क्षेत्र होता है या सूट एपिकल मेरिस्टेम होता है, उसमें 3 क्षेत्र पाए जाते हैं। सबसे बाहर वाला क्षेत्र है वो डर्मेटोजन या त्वचाजन कहलाता है। उसके अंदर का जो दूसरा स्तर है, 2 नंबर का जो स्तर है, सबसे बाहर वाला डर्मेटोजन या त्वचाजन, उसके अंदर का जो दूसरा स्तर है वो कहलाता है वल्कुट जन या पेरिब्लेम। और सबसे अंदर वाला स्तर है वो कहलाता है रंभजन या प्लीरोम। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, डर्मेटोजन जो है वो बाह्य त्वचा का निर्माण करता है। वल्कुट जन या पेरिब्लेम है वो वल्कुट जिसमें हाइपोडर्मिस, सामान्य वल्कुट और एंडोडर्मिस को सम्मिलित किया जाता है, उनका निर्माण करता है। और सबसे अंदर वाला स्तर है वो कहलाता है रंभजन या प्लीरोम और यह निर्माण करता है रंभ का, जिसमें परिरंभ, संवहन ऊतकों, मज्जा और मज्जा रश्मियों को सम्मिलित किया जाता है। यहाँ देखिए, इस मत के अनुसार डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम की शीर्षस्थ प्रारंभिक कोशिकाओं को निर्धारित या डिटर्मिनेंट ऊतकजन या हिस्टोजन माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो 3 स्तर हैं इनकी डेस्टिनी सुनिश्चित होती है। यानी डर्मेटोजन है वो बाह्य त्वचा या एपिडर्मिस का ही निर्माण करेगा, वल्कुट जन या पेरिब्लेम है वो वल्कुट का ही निर्माण करेगा, और रंभजन या प्लीरोम है वो रंभ का ही निर्माण करेगा। हिस्टोजन सिद्धांत की कमियां। पहली इसकी कमी है सभी पादपों, मुख्यतः अधिकांश आवर्तबीजी या एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के स्तंभ का जो शीर्ष भाग है वो इन 3 क्षेत्रों यानी डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम में स्पष्ट विभेदित नहीं होता है। पहली इसकी कमी है कि ये सिद्धांत क्या बताता है कि स्तंभ का जो शीर्ष वाला भाग है वो 3 क्षेत्रों डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम में स्पष्ट विभेदित होता है। लेकिन ये सिद्धांत की कमी है। कमी की पहली कमी में क्या है कि अधिकांश एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के स्तंभों का जो शीर्ष भाग है वो 3 क्षेत्रों यानी डर्मेटोजन, पेरिब्लेम और प्लीरोम में स्पष्ट विभेदित नहीं होता है। दूसरी इसकी कमी है कि जो हिस्टोजन्स, 3 हिस्टोजन जो लेयर होती है उनकी डेस्टिनी सही नहीं है। ये सिद्धांत तो मानता है कि उनकी डेस्टिनी सुनिश्चित होती है, डिटर्मिनेंट होती है कि अमुक लेयर अमुक भाग का ही निर्माण करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। पादप शरीर के विभिन्न ऊतक क्षेत्रों का परिवर्धन निर्धारित एस्ट्रोजन द्वारा ही होता है, इसका प्रमाण आज तक नहीं मिला है। इसके विपरीत कई बार वल्कुट जन जो है वो संवहन ऊतकों का निर्माण कर देता है, कई बार रंभजन वल्कुट भी बना सकता है। तो इस प्रकार इस सिद्धांत की ये 2 कमियां हैं। थैंक यू।